नमस्कार, हाय हेलो रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रही हैं स्वास्थ्यवान और स्वास्थ्यवान स्मार्ट और KGMU की पहल, जिसमें जनमानस सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, यही हमारी एक पहल है। और स्वास्थ्यवान में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं: जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में, टीबी और उसके उपचार के बारे में, और कोविड और उसके उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण के बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे साथ हर बुधवार को एक हेल्थ एक्सपर्ट रहते हैं और आज स्वास्थ्यवान में हम बात करेंगे जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेनू जैन। मैम, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। मैम, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण की हर किसी को बात करनी चाहिए और जागरूक भी रहना चाहिए, क्योंकि एक माँ बनना और प्रेगनेंसी से गुजरना और एक छोटी सी जान को इस दुनिया में लेकर आना, ये आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव जो हैं वो एक महिला के अंदर होते हैं। बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, मूड स्विंग्स होते हैं, क्रेविंग होती है, दर्द होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत यही करना चाहेंगे कि जब एक फीमेल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आती हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? वो पीरियड जब पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है, तभी से ही चीजें शुरू हो जाती हैं। हाँ, ठीक कहा आपने। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी, जैसे आपने बताया कि एक बहुत बड़ा, मतलब लाइफ का एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत देर तक उसके संग जाना होता है, बहुत प्लानिंग करनी होती है। आजकल वैसे भी आप देख रही हैं लेट मैरिजेस हो रही हैं जी। और एक जो लड़की है वो दूसरे घर में आती है, मतलब उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं। शादी होती है, वो दूसरे घर में आती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको बहुत कभी कभी डर भी लगता है और उसको खुशी भी होती है माँ बनने की। लेकिन टेंशन और डर और एप्रीहेंशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मन में रहती हैं। अब उस पर यह है कि जो अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, आपके इन-लॉज भी सपोर्टिव हैं थोड़ा, तो उसमें वो बर्डन और वो टेंशन उस लेडी के लिए थोड़ा कम हो जाता है। तो वो, जैसे मेरे पास जब पेशेंट्स आती हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होती हैं, थोड़ा परेशान भी होती हैं, और उनको मतलब आगे की जर्नी के बारे में ये रहता है कि अब कैसे करना है, क्या करना है, क्या टेस्ट कराने हैं, क्या खाना है। तो ये सारे टेंशन स्टार्टिंग में एक पेशेंट को होते हैं, और उसको, अगर हम डॉक्टर्स का भी ये कर्तव्य है कि हम उसके उस टेंशन को थोड़ा समझें और उसके आंसर्स को अच्छे से उसको समझाएं, जिससे कि उसकी जर्नी स्मूथ हो जाए। ये 9 मंथ्स की माँ बनने वाली जो जर्नी है 9 मंथ्स की, ये स्मूथ हो जाए। आपने टेस्ट की बात करी मैम यहाँ पर, तो सबसे पहले किस तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है? देखिए, जैसे कि पीरियड मिस होता है, तो पीरियड मिस होता है तो आजकल बड़े रैपिड टेस्ट आ गए हैं, जो यूरिन से ही टेस्ट करके पता चल जाता है उसमें कि 1 लाइन आई या 2 लाइन आई, तो 2 लाइन वाला पॉजिटिव है। तो वो मोस्टली अब एजुकेटेड क्लास तो वो करके ही आने लगी है। अगर थोड़ा सा भी 8-10 दिन भी निकल गए तो पेशेंट 50% एजुकेटेड क्लास करके आती है। लेकिन जो नहीं भी आती है तो उसको हम लोग सबसे पहले ये टेस्ट कर लेते हैं जी। उसके बाद है कि उसके सब हम लोगों को ब्लड टेस्ट को देखना होता है कि उसको थायराइड तो नहीं है कहीं, क्योंकि थायराइड भी ऐसी है कि जो सब क्लिनिकल फॉर्म में बहुत मिल रही है आजकल। हाँ, मतलब वो उसके अभी सिम्टम्स एविडेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो होने लगी है जैसे। और फिर प्रेगनेंसी में थायराइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं, तो हमको ये देखना रहता है। फिर ब्लड की कहीं कमी तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है। एनीमिया अभी भी काफ़ी कॉमन है अपने कंट्री में, तो उसके लिए हमको ब्लड के लिए देखना होता है, एनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है। बाकी कैल्शियम वगैरह कैसा है, विटामिन डी कैसा है, विटामिन बी कैसा है, ये सारे टेस्ट देखने होते हैं कि कहीं उसको डायबिटीज़ होने की कोई संभावना तो नहीं है। ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस होती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। एक ब्लड प्रेशर, एक थायराइड और एक ब्लड शुगर। तो इन तीनों चीज़ों को तो हमें मॉनिटर करते ही रहना है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और बाकी टेस्ट रूटीन में सब लिवर, किडनी, ये सब एक बार हो जाते हैं, और तीनों ये वायरल मार्कर्स हैं, ये सब हो जाते हैं। ये तो जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर उनको खुद ही बताएंगी कि आपको ये टेस्ट होने हैं। अच्छा मैम, अगर हम अल्ट्रासाउंड्स वगैरह की बात करें तो कितने मंथ्स के बाद एक फीमेल को अपने इस तरह की जांच करवानी चाहिए? देखिए, फीमेल को अल्ट्रासाउंड जैसे है, अल्ट्रासाउंड भी डिपेंड करता है कि मतलब
अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, जैसे प्रेगनेंसी में कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह हो जाती है, तो उस एक्टोपिक का मतलब है कि ट्यूब्स में ही प्रेगनेंसी रह गई, यूट्रस तक नहीं पहुंची। तो उस ऐसे केस में अगर पेशेंट नॉर्मली दर्द बताती है एक साइड में, तो वो हम लोग फील भी करते हैं कि अगर कुछ टेंडरनेस है तो उस केस में तो हम उसको जल्दी ही मतलब 6 वीक पे ही जैसे जनरली होने लगता है, क्योंकि ट्यूब्स बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सकती है, तो वो पेन करने लगती है। तो उस केस में हम लोग 6-7 वीक में जब जैसे पेशेंट है और जब बता रही है तो तभी करा लेते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, नॉर्मल सा लग रहा है, तो मोस्टली हम लोग 8th-9th वीक पे एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि हार्ट बीट वगैरह आ गई है या नहीं, सब ठीक है, और सैक वगैरह मतलब एक चीज, और प्रेगनेंसी कंफर्म भी हो जाती है कि प्रेगनेंसी है और यूट्रस में ही है और साइज ठीक है और कोई प्रॉब्लम अभी ग्रॉसली नजर नहीं आ रही। उसके बाद हम लोग एक 13 वीक्स पे करीब करवाना चाहते हैं अल्ट्रासाउंड, जिससे कि कोई भी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है या कोई ऐसी चीज है तो वो हमको उससे पता चल जाए। उसके बाद रहता है करीब हम लोग 16 to 18 वीक्स के बीच में एक करवाते हैं, ये ग्रेजुअल है। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड, डिपेंड करता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है कैसा हो रहा है, तो हम 24 वीक्स पे एक देख लेते हैं। फिर हमें पोजीशन भी बच्चे की ब्रीच वगैरह धीरे धीरे पता चलने लगती है, हालांकि मोबाइल होता है उस समय तक बच्चा, बट स्टिल मतलब ज़्यादातर जो दिख रहा है फिर वहीं पे वो फॉलो होता है। फिर एक लास्ट में जैसा है, मतलब फिर लास्ट स्टेजेस में तो जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी उसके हिसाब से, मतलब एक प्रेगनेंसी में औसतन 4-5 अल्ट्रासाउंड तक हो जाते हैं। अच्छा मैम, अब सबसे बड़ी बात आती है एक फीमेल के डाइट को लेकर। जब आप लोग उनसे जब भी मिलते हैं, मेरे ख्याल से हर डॉक्टर हर विजिट पे एक फीमेल की डाइट चार्ट और सारी चीज़ों के बारे में बात ज़रूर करती है कि आप लोगों ने जो बताया है डॉक्टर्स ने, क्या उस तरीके से खाना पीना हो रहा है, क्योंकि अब वो खुद तो खा ही रही है, उस बच्चे के लिए भी चीज़ें खानी पड़ती है। तो एक फीमेल की डाइट कैसी होनी चाहिए प्रेगनेंसी में? देखिए, प्रेगनेंसी में फीमेल की डाइट पे बच्चे का विकास बहुत कुछ निर्भर करता है जी। अगर पेशेंट हमारी अच्छा खा रही है या गर्भवती महिला हम कहें अच्छा खा रही है, तो डेफिनेटली बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होगा, बच्चा हेल्दी होगा और माँ तो हेल्दी रहेगी ही, तो आगे भी उसको पालने में आसानी रहेगी और दोनों लोग फिट रहेंगे। तो खाने में जैसे है कि हमें हाई प्रोटीन्स लेने चाहिए। अब प्रोटीन की बात है तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दूध है, दही है, पनीर है, दालें हैं। दालें बहुत अच्छा सोर्स होती हैं प्रोटीन का वेजिटेरियन डाइट में, तो हम दाल ले सकते हैं अच्छे से। बेसन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे पहले लड्डू वगैरह लोग खिलाते थे जी। तो बेसन को भी हम रोटी में, हम लड्डू के लिए तो नहीं कहेंगे ज़्यादा, क्योंकि फिर वो शुगर और ये है घी है उसमें, लेकिन हाँ अपने डाइट में रोटी वो जैसे बेसन की खा सकती हैं, कढ़ी भी खा सकती हैं, ऐसे बेसन की चीज़ें, और कम घी वाली मिठाई भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन का जो एक बहुत अच्छा सोर्स है गुड प्रोटीन जिसको कहते हैं, तो वो आपके ये जो बादाम है और अखरोट है, तो मैं ये जरूर कहूंगी 1 अखरोट और 5 बादाम भिगो के रात में ओवरनाइट सोक करके सुबह एक प्रेग्नेंट लेडी को जरूर खानी चाहिए। इसके बाद है कि जो नॉन वेज है वो फिश वगैरह भी ले सकती हैं, क्योंकि वो एक अच्छा सोर्स है विटामिन्स का। और बाकी देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स जो है, एक तो कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में काफी होता है जी। तो उसको कॉन्स्टिपेशन को भी रोकता है, फुल फील भी कराता है। वेजिटेबल्स जो होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, भिंडी है, मतलब ये जितनी ग्रीन है, फली है, ये सब अच्छे से खूब अपनी डाइट में इनको लेना चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स का भी एक छोटे मात्रा में, बेरीज बहुत अच्छी होती हैं, बेरीज बहुत अच्छी, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज उनमें काफी रहती है। ब्लूबेरी है, रसबेरी है, तो जितनी भी आपको मिल जाए जी, आप डेली 2-3-4 तरह की चीजें खा लें। खीरा बहुत अच्छा होता है, लेमन का भी जरूर मतलब वो उपयोग करें। लेमन विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑरेंज बहुत अच्छा फ्रूट है। मैंगो में भी विटामिन, पोटेशियम, ये सब बहुत होते हैं। बनाना की एक मिथ है कि शायद वो वेट बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बनाना इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो मतलब ये है कि फ्रूट्स
एंड ग्रीन वेजिटेबल्स पे हमको बहुत फोकस करना चाहिए, अच्छे से लेना चाहिए, दाल अच्छी तरह खानी चाहिए और दही वगैरह, दूध, इन सब का भी अच्छे से, पनीर, इनका सेवन डिफरेंट तरीके से अपना बना के खाना चाहिए, जिससे कि मुंह का स्वाद भी अच्छा बना रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी में देखिए टेस्ट का बहुत इश्यू हो जाता है। हाँ, इसी को लेकर हमारे पास एक मैसेज भी आया। इनका नाम शालिनी और इनका कहना है कि अभी मेरी अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी और मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो ऐसे टाइम पे एक फीमेल को क्या करना चाहिए जब मन ही नहीं करता है कुछ खाने का? नहीं, तो मैं ऐसे पेशेंट्स भी कहती हैं कि कुछ मन नहीं कर रहा और देख के ही बनाते बनाते ही कहती हैं कि हमको उस चीज से मन भर जा रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि शुरू में आपका जो भी मन कर रहा है, जो चीज भी अच्छी लग रही है, कम से कम आप वो खाएं, क्योंकि जब स्वाद ही नहीं रहेगा मतलब तो फिर कितना भी अच्छा हो नहीं खा पाता इंसान। तो अच्छे से जिस चीज में टेस्ट आ रहा है वो ही खाएं। और अगर बहुत ही नोजिया वॉमिटिंग टाइप की फील होती है तो उसको फिर हम लोग दवाई भी देते हैं ताकि नोजिया सबसाइड हो जाए। अर्ली फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स ये चीज ज्यादा होती है, मोस्टली सेकंड मंथ से स्टार्ट होती है और सेकंड मंथ मैक्सिमम होती है ये, फिर धीरे धीरे सबसाइड होने लगती है। कुछ बहुत ही कम पेशेंट्स में ऐसा पाया जाता है कि किसी में मतलब रेयर कि काफी लंबी चलती है ये प्रॉब्लम, बट फिर वो धीरे धीरे उससे डील करना समझते जाते हैं। क्योंकि जैसे मैं दवाई के अलावा कुछ पेशेंट्स को जैसे बताती हूँ कि तुम अगर उन्हें मॉर्निंग सिकनेस लग रही है या कुछ है तो मैं उनको कहती हूँ कि तुम इलायची का जो छिलका होता है उसको तुम मुंह में चबाए रखो, वो बहुत अच्छा नोजिया वॉमिटिंग को रोकता है। हाँ, और सौंफ है, जैसे सौंफ तो मेडिकली भी शायद प्रूवन है कि सौंफ से भी ये वॉमिटिंग और नोजिया की फीलिंग कम होती है, तो फिर अपने थोड़ा भूख लगने लगती। अभी अगर मैं डूज एंड डोंट्स की मैम बात करूं कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को ये चीजें करनी ही करनी चाहिए और ये चीजें नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक तो रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए, है ना, डाइट्स अच्छी लेनी चाहिए जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया जी। और बाकी ये है कि एक हरी वरी करी, ये 3 जो चीज हैं इनसे बचना चाहिए। जैसे बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोई भी झटका या कुछ भी या वो उसका अबॉर्शन या ब्लीडिंग स्टार्ट कर सकता है, जिससे कि उसको काफी परेशानी बाद में होगी। बिस्तर पे रहना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, मेडिकेशन अननेसेसरी शुरू हो जाएगा। तो एक वेट ना उठाओ, सीढ़ियाँ चढ़ो, धीरे धीरे चढ़ो। कोई हैवी वर्क जैसे कि अर्ली स्टेजेस में जैसे पोंछा लगाना होता है या कपड़े धोना है हैवी, कोई चादर है, कोई तौलिया है, बिल्कुल, तो वो आप धो के निचोड़ रही हैं, उसे गीले को उठा रही हैं, तो वो काफी वेटी हो जाता है और उसका जोर जो है कमर और नीचे लोअर एब्डोमेन पे ही आता है। अगर आप झुक के इस तरह करें तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे काम को अवॉइड करना चाहिए। तो हरी वरी चिंताएं थोड़ा नहीं करनी चाहिए, जो भी कुछ होगा ठीक होगा। अगर आपके मन में ये आता है मेरा बच्चा कैसा होगा या मैं कैसे कोप अप करूंगी, तो वो चीजें आप डिस्कस करें, अपने बड़ों को देखें कि आपकी मम्मी ने भी आपको पाला है तो वो आप कैसी हैं और वो भी ठीक हैं, और अपने डॉक्टर से अपने टेंशन्स को आप बताएं कि आपके मन में जो टेंशन है। तो ये चीजें हरी वरी करी से बचना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए और डाइट अच्छी लेनी चाहिए। लास्ट के 3 मंथ्स की अगर हम बात करें, 7, 8, 9 बड़े ही क्रूशियल होते हैं। उस टाइम पर तो सोना, उठना, बैठना, चलना, हर चीज बहुत ज्यादा ही तकलीफ देने वाली होती है। तो उस टाइम पर एक फीमेल को मेंटली एक सपोर्ट वाली अगर मैं बात बोलूं तो मेरे ख्याल से डॉक्टर से अच्छा सपोर्ट तो वैसे तो उनकी फैमिली देती है, बट मेडिकल टर्म्स पे बोला जाए तो आप लोगों से अच्छा सपोर्ट कोई नहीं होता। तो क्या टिप देना चाहेंगे उस टाइम? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लास्ट में स्पेशली 8th 9th मंथ तो बहुत ही मतलब जैसे कहना चाहिए बहुत परेशानी से निकलता है। लेकिन मेरी ये वो रहती है, जब भी कोई ऐसी पेशेंट आती है और परेशान होती है इस चीज से, तो मैं ये कहती हूँ, मैंने कहा तुम अपने आने वाले बच्चे को सोचो, वो जो खुशी आने वाली है उसको सोचो। बस ये महीना जैसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी परेशानी है तो हमसे शेयर करो या अपने घर वालों से शेयर करो। और कोई काम नहीं हो पा रहा है, खाना, जैसे बहुत से लोग कहती हैं कि पूरा भूख लग रही है, खा नहीं पा रहे, तो हम लोग उन्हें बताते हैं कि अब पेट इतना ऊपर चढ़ गया है कि जगह ही नहीं रह गई, तुम थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन ज्यादा बार खाओ। पर इसमें डॉक्टर की सपोर्ट तो चाहिए ही, घर वालों की सपोर्ट, हस्बैंड की सपोर्ट, ये भी बहुत मैटर करती है। और अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छे कुछ फोटोज वगैरह अपने सामने रखने चाहिए, कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए जिससे बच्चे की फोटोज वगैरह देखने चाहिए। बिल्कुल, ये जो खूबसूरत सा सफर महिला तय करती है वो 9 महीने का, और उस 9 महीने के बाद उसको एक नई जिंदगी मिलती है और उसका जीवन भी पूरी तरीके से बदल जाता है। नई नई चीजें आती हैं, उसमें एक ख्याल रखना खुद का बहुत ज्यादा
जरूरी होता है, अदरवाइज ये सफर तय करना फीमेल्स के लिए मुश्किल हो सकता है जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं या प्लानिंग कर रही हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज जिस तरीके से डॉक्टर ने बताई है, इतनी सारी चीजें डाइट में बता दी, और मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें जो आपके घर में ही अवेलेबल होंगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने उस डाइट के लिए। उस डाइट का पूरी तरीके से ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो 8887019138 पर हमें व्हाट्सएप करिएगा। अगली हेल्थ टॉक में हम स्वास्थ्य बान में आपके सवालों के जवाब जरूर लेकर आएंगे। अभी फिलहाल वक्त हो गया है इस स्वास्थ्य बान पर पूर्ण विराम लगाने का। डॉक्टर थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सुनते रहिए स्वास्थ्य बान, रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। यह है लखनऊ के दिल की धड़कन।